हेलो एवरीवन, दिस इज विनय माहेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड बाय विनय। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मली किस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आईसीए इस चैप्टर में से पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो सबसे पहली चीज जानते हैं कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? हम लोग का जो जॉब होता है वो ये होता है कि अपने को जो सेंट्रल वैल्यू होती है फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो निकालनी होती है। हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसमें से अपने को क्या निकालना होता है? एक सेंट्रल वैल्यू निकालना होता है, ताकि वो एक सेंट्रल वैल्यू हम लोग को पूरी की पूरी एंटायर स्टोरी बता पाए कि वो डेटा क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है ये चीज? अब बात ये आती है कि सेंट्रल वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए, उसके कुछ कुछ तरीके होते हैं निकालने के। जैसे कि पहला तरीका होता है बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। बाय द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग एएम भी बोलते हैं। द फर्स्ट मेथड इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज मीडियन, ठीक है, थर्ड इज मोड, फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज हार्मोनिक मीन। ये पांच तरीके हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं फॉर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये पांच तरीकों से हम लोग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की सेंट्रल वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि सबसे आइडियल मेजर्स क्या होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए। व्हाट आर द आइडियल मेजर्स टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी? क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहली चीज ये बोलते हैं कि इट शुड बी प्रॉपर एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। क्लियर ये चीज? द नेक्स्ट थिंग इज इट शुड बी इजी टू कंप्रेहेंड। इट शुड बी इजी टू कंप्रेहेंड का मतलब इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम लोग का सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा वो सबको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? द सेकंड थिंग इज सॉरी थर्ड थिंग इज इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सके। क्लियर ये चीज? और डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल टू कंप्यूट, ठीक है। The fourth thing is it should be based on all the observation। हमारे पास जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे वो सब पे बेस्ड होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अब ये आइडियल मेजर्स है, मैं आपको पहले बता दूं ये आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी हमारे पास तरीके होंगे उन सब में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होगी। कुछ होंगे जिनमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगे, कुछ होंगे जिसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं भी होंगे। दिस इज जस्ट एन आइडियल मेजर। क्लियर है? उसमें से एक क्या है? इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब जो एक्सट्रीम, जो कॉर्नर वैल्यूज होंगे ना, जो कॉर्नर वैल्यूज होंगे उनसे लीस्ट इफेक्टेड होना चाहिए सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। क्लियर है? दिस आर द आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब यहाँ पे ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आईसीए डायरेक्टली ये पूछ लेगा कि ये कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें से गलत कौन सा ये बताओ, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स है, इनमें से गलत कौन सा ये बताओ। समझ लीजिए ये चार स्टेटमेंट, फर्स्ट फोर स्टेटमेंट आपको दे दिया और उसमें से एक स्टेटमेंट में कुछ चेंज कर दिया कि ये बोलते कि इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट सिंपल टू कंप्यूट, या ऐसे बोलते इट इज नॉट इजी टू कंप्रेहेंड। क्या ये एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है? जी बिल्कुल नहीं, ये आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। क्लियर ये चीज? तो ये कुछ सेट ऑफ आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, कुछ सेट ऑफ मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के जो आपको याद रखने हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए एग्जाम में। अगर इस टाइप यहीं से अगर यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहला मेजर पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे पहला मेजर है अपना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट द एवरेजेस, फाइंडिंग आउट द एवरेजेस। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ? फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द अरिथमेटिक मीन में बी डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एकदम सिंपल सिंपल आपको बताता हूं। समझ लीजिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 10, 15, 20, 25। अब इसका मेरे को मीन निकालना है। इसका मेरे को क्या निकालना है? मीन निकालना। तो इसका मीन मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं? जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस कर दूंगा। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 2 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इनका जस्ट प्लस करना मेरे को। 20 + 10 30, 30 + 15 कितना हो जाएगा? 45, 45 + 25 70, 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास कितना आ जाएगा मीन? इट इज 15।
सो दिस इज व्हाट मीन इज, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हम लोगों ने निकाला, दिस इज ए इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज आती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ऑलरेडी मैंने आपको स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में बता दिया। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी साथ में आ जाएगी, क्लियर है। तो अगर ऐसा सीरीज हमारे पास आता है, उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये जो कैपिटल एन है, दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेंगी उनका अपने को क्या करना है, सम करना है, क्लियर है एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें अपने को मीन कैलकुलेट करना है और अपने को क्लास इंटरवल कुछ दे के रखे और फ्रीक्वेंसी दे के रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल अपने पास दिया हुआ है, अपने को फॉर्मूला क्या पता है कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को x निकालना पड़ेगा। तो x कैसे निकलेगा, जो भी क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है उसमें से अपन मिड वैल्यू निकाल लेंगे। तो मिड वैल्यू क्या होगा, 0 to 10 का मिड वैल्यू हो जाएगा 5, देन 15, देन 25, देन 35, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन fx निकाल लेंगे, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 into 2 10, फिर इसके बाद में 15 into 5 इट विल बी 75, 100, देन इट विल बी 105। तो इनका सम कर लेते हैं, fx का सम कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा हमारे पास, 10 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 105, इट इज 290, ठीक है। और इसका भी सम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 इट इज 14, ठीक है। तो यहाँ पे 290 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 14, डिवाइडेड बाय 14 करने पे हमारे पास आ जाएगा 20.7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इट इज 20.7। तो आपका क्लियर हो जाएगा कि ना क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ, उस केस में अगर अपने को अरिथमेटिक मीन निकालना है तो किस तरीके से अपन निकालेंगे, सबसे पहले उसका मिड वैल्यू निकालेंगे, देन उसको कैलकुलेट कर देंगे, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में अपने को पहला क्या दिया हुआ है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन if all the observation assumed by a variable are constant say k, then the am is also k। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर सेम रहे तो हमारा मीन भी क्या होगा, इट विल बी सेम ओनली, ठीक है। जैसे कि समझिए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 5 5 5 5 है, ठीक है। इसका मीन निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 5 ओनली, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में रहेगा और अगर वो सारे के सारे वैल्यू सेम है तो हमारा मीन भी वही सेम वैल्यू आएगा, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज द algebraic sum of deviation of a set of observation from their am is 0। the algebraic sum of deviation of a set of observation from their am is 0। this is very very important, this is very very important। इसका मतलब देखिए कि समझ लो मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 5 हो गया, 10 हो गया, फिर उसके अंदर 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है। इसका अगर मैं x बार निकालने जाता हूँ तो x बार मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 15, ठीक है। ये मेरे पास x बार आ गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से मेरे को क्या निकालना, डेविएशन निकालना। तो डेविएशन में कैसे निकालूंगा, जो भी मेरे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस किससे करूंगा, जो भी मेरे पास मीन आया है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार करूंगा तो 5 माइनस 15 मेरे पास कितना आ जाएगा, इट विल बी -10, 10 माइनस 15 -5, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 इट विल बी 10, 25 माइनस 15 कितना, सॉरी 20 माइनस 15 इट विल बी 5, 25 माइनस 15 इट विल बी 10। अब इनका अगर मैं सम करूं, ये जो मेरे पास डेविएशन आए हैं इनका अगर मैं सम करूं, इट इज इक्विवेलेंट टू 0, क्लियर है। तो यही ये कहना चाह रहा था, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज 0, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के बेसिस पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज am is affected due to change of origin or scale, which implies that if original value of x is changed to another variable y by affecting a change of origin, say a scale, then हमारे पास जो इक्वेशन है y is equal to a plus bx वो किस में बदल जाएगा, y bar is equal to a plus bx bar। ये आपको याद रखना, y is equal to अगर a plus bx हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, y is equal to a plus bx अगर हमारे पास इक्वेशन है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज टू y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार। द रीजन इज
AM इज इफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। समझ लीजिए मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसमें कुछ प्लस या माइनस में कर रहा हूं, मतलब उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज में कर रहा हूं, कोई भी एक वैल्यू से इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूं, तो वो सेम चीज मेरा इफेक्ट कहाँ होगा, उसी के मीन से मेरा इफेक्ट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। समझ लीजिए मेरे पास x है, x में मेरे पास समझ लीजिए ये सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 10 15 20 25, ठीक है। तो इसका मेरे पास मीन कितना आया था, इट वाज 15, ठीक है। अब मैं समझ लीजिए दूसरा एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, इस सेट पे मैं +5 कर देता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन में था उसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, फिर अगेन इट विल बी 20 25 30, ठीक है। तो इनका अगर मैं मेन निकालूं, इनका अगर मैं मेन निकालूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 20, टोटल होगा 100, 100 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 20। तो आप देख सकते हो मैंने जितने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में +5 ऐड किया, वही सेम चीज मेरा कहाँ पे इफेक्ट हुआ, मेरे मीन पे भी इफेक्ट हुआ। पहले मेरे पास मीन कितना था 15, अब मेरे पास मीन कितना है 20। क्लियर है ये चीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि AM इज इफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन और स्केल। ऑरिजिन का मतलब होता है कि आपको कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज करना है, और स्केल का मतलब होता है कि कुछ मल्टीप्लीकेशन या कुछ डिवीजन करना है, और दोनों से ही AM हमारा इफेक्ट होता है। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दो है, उस केस में अगर हमारे पास अपने को कंबाइंड एरिथमेटिक मीन निकालना हो, ठीक है, कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, याद रखिएगा दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का तो मीन आराम से निकाल सकते हो, दूसरा सेट का भी आराम से निकाल सकते हो। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन अगर अपने को करना हो तो अपने पास तरीका क्या हो गया, x बार इज इक्वल टू N1 x1 बार। x1 बार का मतलब पहला जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका मीन, N2 x2 बार, x2 बार का मतलब दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन डिवाइडेड बाय N1 + N2, और N1 N2 का मतलब दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है ये चीज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और ये जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है इसको हम लोग पूल्ड मीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूल्ड अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। डायरेक्टली कभी कभी आ जाता है कि पूल्ड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो देयर इज नथिंग बट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। क्लियर एकदम, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट टू फाइंड द मिडिल मोस्ट वैल्यू, टू फाइंड द मिडिल मोस्ट वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अपने टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द मिडिल मोस्ट वैल्यू। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अगर यदि अपने पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ समझ लिए 2 4 उसके में 1 10 9 8 6, ठीक है। सबसे पहला काम अपना क्या होगा, ये जो ऑब्जर्वेशन है इनको पहले अरेंज करना, इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो 1 2 4 6 8 9 10, ठीक है। अब आप पहले ये देख लीजिए कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है ना ऑड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, ऑड है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है इसको उठाना है, एंड दिस इज ओनली योर मीडियन। क्लियर है ये चीज। अब समझ लीजिए यहाँ पे मैं एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए 11। अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, इवन, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अपने को क्या करना है, मिडिल की दो वैल्यूज उठानी है, दैट इज 6 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिडिल की दो वैल्यू दैट इज 6 एंड 8, इनका एवरेज ले लेना है। तो 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 7। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7। क्लियर है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उस केस में हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए उस केस में मीडियन निकालने का तरीका हो गया अपना L प्लस, ठीक है, L का मतलब लोअर क्लास लिमिट, L का मतलब होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, प्लस N/2, ठीक है, N का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, माइनस CFP। CFP का मतलब हो गया प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी आपको सिखा दूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय F। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी हमारा क्लास रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी,
मल्टीप्लाई बाय एच, एच का मतलब होता है जो भी हमारे पास इंटरवल रहेगा उसके बीच में कितना गैप है। क्लियर है? तो ये तरीका होता है हम लोग का मीडियन निकालने का, कौन से केस में? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मीडियन। यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्क्स देके रखे हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी देके रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, पहले साइड में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ पी डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग करेंगे ये एन बाई टू को निकालने का। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या चाहिएगा, ये एन निकालना। ठीक है, तो एन कैसे निकलेगा, इसका सम कर देते हैं। तो 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15, इट इज 100। ठीक है, तो n बाई टू अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास n बाई टू कितना आ जाएगा, इट विल बी 50। ठीक है, अब देखिए ये जो 50 है तो ऑब्जर्वेशन ये अपने को कहां से मिलेगा, ये अपने को मिलेगा फ्रॉम सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 14 पे 23 ऐड कर, नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते रहना। तो 14 पे 23 ऐड करेंगे, इट विल बी 37, 37 पे 27 ऐड करेंगे, इट विल बी 64, 64 पे 21 ऐड करेंगे, इट विल बी 85, 85 पे 15 ऐड करेंगे, इट विल बी 100। तो देखिए हमारा n बाई टू कितना आ रहा है, इट इज 50, 50 आ रहा है, इसका मतलब 37 और 64 के बीच में होगा। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसी को हम लोग को कंसिडर करना है। तो ये बन गया हमारा मीडियन क्लास, तो ये बन गया हमारा मीडियन क्लास, और ये 27 हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया अपना सी एफ पी, डेट इज प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मीडियन अब आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके हिसाब से लोअर क्लास लिमिट क्या हो गया, इट इज 20। ठीक है, प्लस एन बाई टू की वैल्यू 50 तो निकाली हुई है, माइनस सी एफ पी इट इज 37 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई गैप कितना है 10 का। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 माइनस 37 होता है 13, 13 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 4.81। 20 प्लस 4.81, तो बेसिकली ये आ रहा है 24.81 समथिंग। क्लियर है? तो हमारा मीडियन वैल्यू कितना निकला, इट इज 24.81। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। देखिए पहला प्रॉपर्टीज एकदम इसी की तरह है, मीन की तरह। मीन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल दो कांस्टेंट में अगर, सॉरी दो वेरिएबल अगर दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उनका हमारा मीडियन भी सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो सिमिलर केस हमारा मीडियन में भी है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर दैट चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम। ये समझना है, फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम। एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। अब यहाँ पे समझते हैं, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था दैट वाज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वाज 0। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट डेविएशन, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन वाज 0। यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड का यूज किया, इसका मतलब ये दो मॉड्यूलस का साइन आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज एब्सोल्यूट डेविएशन। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट डेविएशन अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन का निकाले और एब्सोल्यूट डेविएशन अगर हम लोग मीडियन का निकाले, तो उस केस में मीडियन का जो एब्सोल्यूट डेविएशन होगा दैट विल बी मिनिमम। ये अपने को याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0, नॉट एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। एब्सोल्यूट डेविएशन अगर अरिथमेटिक मीन का भी आप निकालते हो तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, और उस वैल्यू का कंपैरिजन अगर आप मीडियन से करते हो, मतलब एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन से करते हो, तो मीडियन के केस में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज में पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्वार्टाइल। ठीक है, तो क्वार्टाइल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि समझ लीजिए मीडियन में हम लोगों ने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। तो क्वार्टाइल्स में हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 4 पार्ट में डिवाइड करने पे हम लोग को 3 क्वार्टाइल्स मिलेंगे, दैट इज Q1 Q2 एंड Q3। दैट इज, ठीक है, तो Q1 को हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल,
और Q3 को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वार्टर और अपर क्वार्टर, ठीक है। उसके अंदर जो Q2 होता है, Q2 इज कॉल्ड द सेकेंड क्वार्टर और मीडियन। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वार्टाइल में, ठीक है, क्वार्टाइल में मीडियन किसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज Q2, ठीक है। Q2 को हम लोग मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेकाइल। सिमिलरली क्वार्टाइल के जैसे देखिए, क्वार्टाइल में हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो डेकाइल में हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वहां पे हमारे पास क्या क्या आएंगे, D1 D2 D3 अप टू D9 तक। मतलब D1 का मतलब हो गया फर्स्ट डेकाइल, D2 का मतलब सेकंड डेकाइल, D3 का मतलब थर्ड डेकाइल, इस तरीके से टिल 9 पार्ट तक हम लोग देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट इज परसेंटाइल। देखिए परसेंटाइल में हम लोग क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, P1 P2 P3 टिल P99। P1 का मतलब फर्स्ट परसेंटाइल, P2 का मतलब सेकंड, P3 का मतलब थर्ड परसेंटाइल, उस तरीके से चलते रहेगा। तो हम लोग के पास कितने चीजें, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेकाइल। क्वार्टाइल में 4 पार्ट में डिवाइड होता है, डेकाइल में 10 पार्ट्स में, और परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में। क्लियर एकदम। अब बात करते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आ जाए और उसमें ये बोल दे कि चलो अब Q2 निकालो या D2 निकालो या P3 निकालो, किस तरीके से हम लोग उसको निकालेंगे ये देखिए। तो ये निकालने के तरीके कितने क्या 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 होंगे ये देख लेते हैं। क्वार्टाइल अगर यदि हमारा इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में आता है तो किस तरीके से निकालेंगे, इट इज K इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन। K इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बिकॉज क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली डेकाइल 10 पार्ट में डिवाइड होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 10। सिमिलरली परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 100। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। समझ लिया मेरे पास है 10 12 14 8 6 5 4। क्लियर एकदम, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे जिस तरीके से मीडियन में किया था। तो पहले क्या आएगा, 4 5 6 8 10 12 और 14, ठीक है। अब समझ लिया क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड Q2, क्या निकालना है, Q2। Q2 का मतलब सेकेंड क्वार्टाइल। तो सेकेंड क्वार्टाइल निकालने का तरीका क्या हो गया, K इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो अब देखिए कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है यहाँ पे, पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो K इंटू 7+1/4, 7+1 मतलब 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, और K का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, Q2 निकालना है तो K का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 2। तो 2 इंटू 2 इट इज 4, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो गया, इट इज 8। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब Q2 का वैल्यू हो गया 8। क्लियर है। ये तो बहुत आसान पूछ लिया। समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर देता हूँ 15, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, अभी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे टोटल 8, ठीक है। अब इस केस में समझ लीजिए मेरे को Q2 निकालना है, इस केस के अंदर मेरे को Q2 निकालना है, ठीक है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा, देखिए Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8+1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 8+1 मतलब 9, 9 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, इट इज 2.25, और 2.25 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 4.5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास आ रहा। अब इस केस में हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4.5 है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 4 प्लस 0.5, ये ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, ये अभी तक ऑब्जर्वेशन की बात है, दिस इज नॉट द वैल्यू, दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फोर्थ प्लस 0.5। अब 4 का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या, इट इज फिफ्थ, तो फिफ्थ माइनस मैं कर दूंगा फोर्थ। क्लियर एकदम, ठीक है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन में मेरे पास वैल्यू क्या है, 8, तो 8 लिखा, प्लस 0.5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे मेरे पास वैल्यू कितनी है, 10, 10 माइनस 8, तो 8 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 8 कितना हो गया, इट विल बी 2, तो 2 इंटू 0.5 मेरे पास हो गया 1, तो आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे Q2 का वैल्यू कितना आ गया, 9। अब मान लीजिए, समझ लिया मेरे पास आंसर आता 5.5, ये ऑब्जर्वेशन समझ लिया आ गया। तो इस केस में कैसे निकालता, 5 प्लस 0.5, 5 का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या, सिक्स्थ, माइनस में करता फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए 10 प्लस 0.5, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 12 माइनस 10। तो 12 माइनस 10 हो गया 2, 2 इंटू 0.5 1, 1 प्लस 10 इट इज 11। क्लियर एकदम, ठीक है।
तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज इन कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने मीडियन में फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने मीडियन में फॉर्मूला? मीडियन में हम लोगों ने पढ़ा था कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ पी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अगर यदि क्वार्टल का केस हुआ, सेम ही चीज रहेगा। क्वार्टल का अगर यदि केस हुआ तो इट विल बी L प्लस n/2 की जगह क्या हो, बिकॉज 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इट विल बी n/4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सेम तरीका, ठीक है। सिमिलरली डेकाल का केस हुआ तो इट विल बी n/10, और परसेंटाइल का केस हुआ तो इट विल बी n/100, ठीक है, एकदम आसान है। नेक्स्ट इज मोड। अब मोड का मतलब क्या होता है? मोड इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोड। अब समझ लिया मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 2 4 4 6 2 2 4 4 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है? इट इज 4। तो हमारा इस केस में मोड क्या हो गया? इट विल बी 4, क्लियर है। अब वही अगर यदि मेरे को कंटिन्यूस सीरीज में अगर निकालना पड़े तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, इट इज L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, जिसमें L1 का मतलब क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। F1 का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे मॉडल की क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी पहले वाली जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। और F2 का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, मतलब जो भी मॉडल क्लास होगी उसकी नेक्स्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H का मतलब होता है क्लास लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, समझ ले मेरे पास क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है। कुछ फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, 2 4 8 6 5, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? ये वाली है, तो ये हमारा बन जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल क्लास बन गया, तो इसका मतलब F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, ठीक है। उसके बाद में F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। उसके बाद में F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी 6। और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? H का मतलब होता है गैप इन द इंटरवल, तो यहाँ पे गैप कितना है? 10 का। और L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हमारा मॉडल क्लास है तो L1 का वैल्यू हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हम लोग मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको काफी बार आईसीए तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछता है इसमें से। बस आप लोगों को मेन चीज याद रखना है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये अपने को याद रखना है। कभी कभी आईसी क्या करेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मीन माइनस मोड दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दीजिए, 3 मीन माइनस 3 मीडियन, ठीक है। अब ये मीन को उधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड। समझ लीजिए ये आपको दे दिया और पूछेगा कि सही ऑप्शन क्या, उसमें से ये एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्या रहेगा? आप लोगों के दिमाग में तो चलो ये रहेगा, ठीक है। किसी को ये दिमाग में नहीं आएगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, इसी को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये भी हम लोग को मिल सकता है। तो इस तरीके से अपने को सोचना है कि अगर यदि हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या क्या और आ सकता है, क्लियर है। ऐसा नहीं घबराना नहीं है, उसको ऑप्शन को देके घबराना नहीं है, उसको ब्रेक भी करके देखना है। तो उसके लिए आप जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास है ये वाला, इसको आप याद रखिए कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन, क्लियर है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कम्स द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को समझना है। समझ लीजिए हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 टिल xn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो इस केस में अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे उन सब का मल्टीप्लीकेशन, जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे उन सब का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर जितने भी ऑब्जर्वेशन रहेंगे उनका रूट, क्लियर एकदम। समझ लीजिए यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन है तो क्या हो जाएगा? x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3, कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, तो पावर रूट क्या हो जाएगा? इट विल बी n,
क्लियर है। मान लीजिए 3 नंबर है हमारे पास 2, 5 और 10, इसका जीएम निकालना है, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 10, और कितने ऑब्जर्वेशन 3, तो पावर में क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर एकदम। वही अगर जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर अपने को जीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है x1 और ये हो गया f1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो इस केस में अगर मेरे को जीएम निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, जो भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन रहेगा उसके पावर में फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 2 मल्टीप्लाई 4 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 6 के पावर में 5, ठीक है। और इसके पावर में क्या चला जाएगा, मतलब इसका रूट क्या बनेगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, मतलब 15th का अपने को रूट निकालना पड़ेगा। क्लियर एकदम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट आता प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए कि अगर हमारे पास जी इज इक्वल टू, मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 टिल xn तक है, ठीक है, और इसके पावर में है 1/n, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग लगा दूं, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा दूं, यहाँ पे लॉग लगा दिया और इधर भी लॉग लगा दिया, ठीक है, ये सेम चीज मेरे पास आएगा टू द पावर 1/, तो लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं, लॉग ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, इट इज n log ऑफ x, तो ये 1/n आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर में सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई रहते हैं, सारे के सारे टर्म्स अगर मल्टीप्लाई रहते हैं तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 टिल log xn तक। अब ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग क्यूमुलेटिवली क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ log x लिख सकते हैं। बस यही तो पूछ रहा है प्रॉपर्टी में, देख लीजिए आप क्या है, लॉगरिथम ऑफ जी, ठीक है, फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एम ऑफ, एम का मतलब एवरेज ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय n। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सेकंड क्या है, if the observation are assumed by variable are constant then gm of the observation is also constant। कहने का मतलब जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो तो हमारा एम भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्लियरली अगर जैसे जीएम में भी हम लोग देखते हैं सारे ऑब्जर्वेशन अगर हमारे सेम हो तो हमारा जीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, ठीक है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल है उनका जीएम के प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, दैट इज इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर z इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स वाई है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीएम ऑफ z, ठीक है, इज इक्वल टू जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा होगा उन्हीं का जीएम हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर एकदम। सिमिलर केस हमारा डिवीजन में भी है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स बाय वाई है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीएम ऑफ z इज इक्वल टू जीएम ऑफ x डिवाइडेड बाय जीएम ऑफ y। क्लियर है। ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक मीन, ठीक है, दिस इज आवर लास्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हार्मोनिक मीन का मतलब कहता है नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। जिस तरीके से हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन निकाला था, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसी का अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं दैट इज ओनली हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अब देखिए अगर यदि हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, 2 4 6 8, और अगर इसका हार्मोनिक मीन मेरे को निकालना तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 4 ऑब्जर्वेशन, तो 4 डिवाइडेड बाय जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। क्लियर एकदम। वही अगर यदि फ्रीक्वेंसी के केस में आ जाए कि ये अगर x है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 4 6 8 इनकी फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका सम, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 2 8, 8 + 1 9, तो ये आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई
फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन. क्लियर एकदम, ठीक है. नेक्स्ट अपन समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट k देन द हार्मोनिक मीन इज आल्सो k. वो सेम ही चीज कह रहा है कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे तो उसका हार्मोनिक मीन भी वही सेम वैल्यू रहेगा. क्लियर है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंबाइंड हार्मोनिक मीन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. If there are two groups containing n1 and n2 observation and h1 and h2 as respective harmonic mean, तो combined harmonic mean हम लोग कैसे निकालेंगे? It is nothing but जो भी हमारे पास observation रहेगा उनका sum divided by n1 divided by h1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय h2. मतलब जो पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उनका नंबर डिवाइडेड बाय पहला सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का हार्मोनिक मीन, फिर दूसरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का रहेगा उसका नंबर नेक्स्ट डिवाइडेड बाय उसी का हार्मोनिक मीन. तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन. ठीक है. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM. यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM. ये कब होता है? फॉर सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम रहेगा तो दिस इज वैलिड. ठीक है. AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM. बट अगर डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा देन ये वैलिड होगा AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM. यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा. फॉर डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो अपने को याद रखना है कि अगर सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा. ठीक है. और अगर डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा तो ग्रेटर देन का साइन आएगा. क्लियर है एकदम. ठीक है. नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज. तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था वहां पे हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया था. वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होगा. वेटेड एवरेज में क्या होता है? हर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. यहाँ पे हर एक ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस अलग अलग होता है. यहाँ पे जो कंसिडरेशन हम लोग लेते हैं हायरार्किकल ऑर्डर में रहते हैं. जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा उसको सबसे ऊपर रखते हैं, जिसका सबसे कम उसको एकदम नीचे रखते हैं. क्लियर एकदम. उस तरीके से हम लोग वेटेड एवरेज को निकालते हैं. तो यहाँ पे भी तीन चीज हम लोग का निकलेगा. एक होगा वेटेड अरिथमेटिक मीन, दूसरा वेटेड ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा वेटेड हार्मोनिक मीन. ठीक है. तो वेटेड अरिथमेटिक मीन में कैसे निकालेंगे? देखिए जो हम लोगों ने नॉर्मल अरिथमेटिक मीन निकाला था उसमें क्या किया था? समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f. क्लियर है. यहाँ पे बस f की जगह क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे f की जगह आ जाएगा w. w का मतलब वेट. क्लियर है. बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी सब कैलकुलेशन सेम है. सिमिलरली वेटेड GM में क्या आ जाएगा? वहां पे क्या था? फ्रीक्वेंसी रहता था. यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा. सेम फॉर्मूला, एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ w log x डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w. क्लियर है. आप एंटीलॉग देखिए यहाँ पे मतलब कंफ्यूज मत हो जाएगा. वहां पे क्या था? हम लोगों ने g लिखा था तो यहाँ पे log ऑफ g लिखा था. तो यहाँ पे log ऑफ g की जगह g लिख दिया और log को राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो वो बन जाएगा एंटीलॉग. ठीक है. तो HM का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ w डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ w बाय xi. और नॉर्मल केस में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आता है. w की जगह क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी. क्लियर एकदम. ठीक है. नेक्स्ट अब हो गया हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट. अब इसका बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं, समरी. जो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम दिस चैप्टर वो मैंने उतार दिए हैं. ठीक है. पहला है द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूजुअली इट इज मीन. अगर यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ऑप्शन में हो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, नन ऑफ दिस, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? इट इज अरिथमेटिक मीन. क्लियर है. द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा? अरिथमेटिक मीन. AM is rigidly defined based on all the observation, easy to understand, simple to calculate and desirable for mathematical properties. जो भी हमारे आइडियल मेजर थी सेंट्रल टेंडेंसी की सबको सेटिस्फाई कौन करता है? हमारा अरिथमेटिक मीन. इट इज रिजिडली डिफाइंड. ठीक है. सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. अच्छे तरीके से एकदम आसानी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं. आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को भी डिजायर करता है. क्लियर है एकदम. ठीक है. नेक्स्ट इज
In case of frequency distribution, mean cannot be recommended to open-end classification. Open-end classification का मतलब क्या होता है? समझ लिया, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसा दे दिया कि लेस देन 20 लिखा हुआ है, फिर इसके अंदर में 30 to 40, ठीक है, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है, लास्ट में दे दिया अबव 60। तो इसको बोलते हैं हम लोग ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब ऊपर के भी कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, नीचे भी जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है वो दोनों ही नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। उसके लिए हम लोग क्या रिकमेंड नहीं करते? मीन इज नॉट रिकमेंडेड। ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए रिकमेंडेड है मीडियन। याद रखिए, ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए रिकमेंडेड है कौन? मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन के बारे में क्या लिखा। मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड एंड इजी टू कंप्रेहेंड एंड कंप्यूट। Median is not based on all the observation and does not allow itself to mathematical treatment. It is not based on all the observation. मतलब ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर कौन सा है? इट इज मीडियन। ठीक है, अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एब्सेंट भी है फिर भी हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग को पता है मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, जस्ट बीच की वैल्यू हम लोग को चाहिए होती है। ठीक है, देन median is not much affected by sampling fluctuation and it is the most appropriate measure of central tendency for open-end classification. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि which is the most appropriate measure for open-end classification, that is median. ठीक है, and it is not affected by sampling fluctuation. sampling fluctuation मतलब अगर यदि हम लोग कुछ भी वैल्यूज को ऊपर नीचे करते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मीडियन का, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल वैल्यू। क्लियर एकदम। Next is mode is the most popular measure of central tendency. Sometimes it remains undefined. Sometimes it remains undefined इसीलिए because मोड जो होता है वो कभी कभी बाई मॉडल भी हो सकता है, यूनी मॉडल भी हो सकता है, ट्राई मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, that's why it is called as sometimes it is undefined. ठीक है, next unlike mean it has no mathematical property. It has no mathematical properties मतलब मोड के भी कुछ mathematical properties नहीं होती। It is also affected by sampling fluctuation. अगर यदि ऊपर और नीचे की वैल्यू अगर यदि हम चेंज कर दें, ऊपर और नीचे की वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर दें तो मोड में भी इफेक्ट होगा। जैसे कि मीन में इफेक्ट होता है उसी तरीके से मोड में भी इफेक्ट होगा, लेकिन किस में इफेक्ट नहीं होगा? इट इज मीडियन। मीडियन में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज GM and HM like AM possess some mathematical properties. AM में कुछ mathematical properties है, उसी तरीके से geometric mean और harmonic mean में भी mathematical properties है। ठीक है, they are also rigidly defined and based on all the observation. सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ऐसा नहीं कि बीच के कोई ऑब्जर्वेशन अगर यदि एब्सेंट है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, but they're difficult to comprehend and compute. Yes, it is difficult to comprehend and compute because यहाँ पे आप देख सकते हो कितना nth रूट वगैरह हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, so it is difficult to calculate. ठीक है, and such have limited application for the computation of average rates and ratios. and इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। क्लियर एकदम। तो आपका ये समरी भी अब क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट। क्लियर एकदम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? ठीक है, तो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्कैटरनेस ऑफ डेटा, स्कैटरनेस ऑफ डेटा फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है? स्कैटरनेस ऑफ डेटा फ्रॉम देयर सेंट्रल टेंडेंसी। अगर यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि स्कैटरनेस ऑफ डेटा क्या होता है और ऑप्शन में रहेगा डिस्पर्जन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? इट विल बी डिस्पर्जन। ठीक है, स्कैटरनेस ऑफ डेटा या स्प्रेड ऑफ डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो इसका x बार हमारे पास कितना है, मतलब इसका मीन कितना आएगा हमारे पास? 5 + 10, 15, 15, 15, 30, 50 और 75। 75 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 15। ठीक है, तो हमारे पास मीन कितना आ रहा है? 15। तो अपने को ये देखना है कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास है दैट इज मीन, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितनी दूरी पे कितना फैला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। जैसे कि यहाँ पे 5 और 15 का डिफरेंस लेने जाएंगे तो इट विल बी 10, इसका मतलब 10 यूनिट्स ये दूरी पे है। ठीक है, 10 और 15 का डिफरेंस लेने जाएंगे इट विल बी 5, तो मतलब 5 यूनिट्स दूरी पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन, स्कैटरनेस ऑफ डेटा फ्रॉम देयर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है। नेक्स्ट इज कि हम लोग को जो डिस्पर्जन है वो किस तरीके से क्लासिफाई करना है? दो तरीका होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग क्या क्या निकालने वाले हैं? एक रेंज,
next mean deviation, standard deviation and quartile deviation. There are 4 measure of dispersion: range, mean deviation, standard deviation and क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग यूनिट्स को कंसीडर करते हैं, यूनिट्स आर कंसीडर्ड। ठीक है, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है इसमें हम लोग यूनिट्स को कंसीडर नहीं करते, यूनिट्स आर नॉट कंसीडर्ड। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज यूनिट फ्री। ठीक है, दिस इज यूनिट फ्री। अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा डिस्पर्जन यूनिट फ्री होता है, दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है? दिस इज नथिंग बट हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। जैसे कि हमारे पास समझ लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन है 20, 40, उसके बाद में 60, 80, 100। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 100 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 20। तो रेंज क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20 इट इज 80। दिस इज आवर रेंज। वही अगर यदि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, इट इज हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इनटू 100। मतलब 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 इनटू 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 120 into 100, so it will be 60.66। ठीक है, सॉरी 66.66। तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, फिर इस पे इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये है कि रेंज रिमेन्स अनइफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इफेक्टेड इन द चेंज ऑफ स्केल। अगर चेंज ऑफ ओरिजिन हम लोग करते हैं तो रेंज में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन चेंज इन स्केल अगर हम लोग करते हैं तो रेंज में फर्क आएगा। अब वो फर्क क्या आएगा? देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो इस केस में अगर मेरे को रेंज ऑफ y निकालना, तो रेंज ऑफ y मैं कैसे निकालूंगा? मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड ऑफ b किस लिए लिखा? बिकॉज जो फर्क आने वाला है, जो चेंज आने वाला, वो जस्ट स्केल की वजह से चेंज आने वाला है। और स्केल क्या होगा? जो x से अटैच हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज ओनली आवर स्केल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर एक्स। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते, देखिए समझ लीजिए 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आर वाई का वैल्यू, मतलब सॉरी आर एक्स का वैल्यू समझ दे के रखा है 3, फाइंड आर वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 3/4x माइनस 5/4। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इट इज -3/4, लेकिन मॉड्यूलस लगाया हुआ है तो माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो आर वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू आर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/4 और आर एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 9/4। क्लियर एकदम? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है हमारे पास? देखिए x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए का मतलब होता है डेविएशन। x माइनस ए अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो गया डेविएशन। x का मतलब होता है गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस ए का मतलब होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपका मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, फिर इसके में इसका भी क्या निकालना हम लोग को? एब्सोल्यूट मीन निकालना। तो एब्सोल्यूट के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? मॉड्यूलर साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मीन के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? समेशन डिवाइडेड बाय n। क्लियर एकदम? ठीक है, वही अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मीन डेविएशन इज इक्वल टू, डेविएशन तो लिखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल N। दिस इज आवर ग्रुप फ्रीक्वेंसी ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट हम लोग का यूज होता है कि मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, ऑल्सो मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंज इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। जिस तरीके से हम लोगों ने रेंज में पढ़ा था कि रेंज में क्या पढ़ा था? आर वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर एक्स। मीन डेविएशन के केस में क्या पढ़ेंगे? मीन डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स। सेम चीज। ठीक है, सेम टाइप का अगर अपने पास इक्वेशन आ गया तो उसी तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। क्लियर एकदम?
फिर इसके अंदर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा मीन डेविएशन, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालने बोला वो निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, समझ लीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला तो नीचे हमारा मीन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर यदि क्वेश्चन बोल दे कि अबाउट मीडियन निकालना है तो नीचे हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है, अबाउट मोड तो नीचे हमारा मोड आ जाएगा। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मीन डेविएशन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 5, 8, 10, 10, 12, 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जर्वेशन 5, 8, 10, 10, 12, 9, ठीक है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? x माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार के लिए सबसे पहले अपने को चाहिएगा x बार। x बार मतलब मीन का वैल्यू चाहिएगा। तो मीन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सबसे पहले जितने ऑब्जर्वेशन इनका प्लस कर देते हैं, 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 20 प्लस 12 प्लस 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है? 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा मीन आ रहा है 9, ठीक है। तो 5 माइनस 9 करेंगे, इट विल बी -4, लेकिन मॉड्यूलस लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4। 8 माइनस 9 1 1 1, फिर 12 माइनस 9 इट इज 3, 9 माइनस 9 0। इनका सम करते हैं तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास? 6, तो 10 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, इट विल बी 1.66। सो दिस इज आवर मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सो इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? इसको थोड़ा, इसका फॉर्मूला थोड़ा क्रैक करते हैं। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखूंगा? डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा? x माइनस एक्स बार, ठीक है। ये अबाउट मीन ही होता है, अबाउट मीन ही हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? डेविएशन, x माइनस एक्स बार इज नथिंग बट डेविएशन, इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर, तो डेविएशन पे हम लोग क्या लगाएंगे? स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? मीन, तो मीन का मतलब क्या होता है? दैट इज नथिंग बट एवरेज, तो यहाँ पे समेशन का साइन डिवाइडेड बाय n, बन गया मीन। फिर क्या है? रूट, तो यहाँ लगा देंगे रूट, तो ये बन गया अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। क्लियर एकदम। वही अगर फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में अगर अपने को निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f डिवाइडेड बाय कैपिटल N, ठीक है। वही अगर यदि इसका थोड़ा सा हम लोग ना ये इजी फॉर्मूला अगर यदि देखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देखते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हमारा बनता है रूट ओवर समेशन ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका जो मर्जी आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के समय, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कभी कभी डिनोट करते हैं इस सिंबल से, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। इट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन ओनली। और वही अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वेरिएंस। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड एज वेरिएंस, ठीक है। मतलब सिग्मा का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे विल गेट वेरिएंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला किसका हो गया? वेरिएंस का, ठीक है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? अरिथमेटिक मीन से, मल्टीप्लिकेशन बाय 100, दैट इज ओनली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज
कि कोई भी दो नंबर हो, ठीक है, फॉर एनी टू नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। मान लो दो नंबर a और b है, तो उसका कैसे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट ऑफ दो नंबर डिवाइडेड बाई 2। मान लो दो नंबर हमारे पास है 10 और 12, ठीक है, तो 10 और 12 का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, 10 माइनस 12 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 2। तो इट इज -2 मॉड्यूलस के बाहर निकलेगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। क्लियर, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गिवन बाय रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। कहने का मतलब, समझ लिया, मैं क्वेश्चन आपको देता हूं कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है, डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो कंडीशंस आप लोग को याद रखनी है। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन को, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। देखिए ऑब्जर्वेशन मेरे पास है 5, 8, 9, 2, 6। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला साइड में लिख लेता हूं, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा x बार। तो x बार कितना आएगा, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले x माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस 6 इट इज -1, 8 माइनस 5 इट इज 3, 9 माइनस 6 सॉरी 8 minus 6 it is 2, 9 minus 6 it is 3, 2 minus 6 it is -4, then 0। तो x minus x बार का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 और 0। क्लियर है, समेशन निकालेंगे x minus x बार का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 9 + 5 14 और 14 + 16 इट विल बी 30, ठीक है। एक मिनट में फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 माइनस 6 -1, फिर 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 6 -4, 6 माइनस 6 0। इसका स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, -4 का 16। तो 4 + 1 5, 5 + 9 इट इज 14, 14 + 16 इट इज 30, ठीक है। तो 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो इट इज √5। √5 हमारे पास क्या आएगा आंसर, इट विल बी 2.23, ठीक है। सो दिस इज आवर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट दैट इज इक्वल देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। कहने का मतलब जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन रहेंगे, अगर उनकी वैल्यू कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट मतलब सब की सब वैल्यू सेम है, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। याद रखिएगा जब अरिथमेटिक मीन हम लोग पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, वहां पे क्या होता था कि अगर सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास रहता था तो वही हमारा आंसर होता था। बट स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या, अगर सेम सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 0। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट सेम है, स्टैंडर्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। मतलब ड्यू टू ओरिजिन इट इज अनअफेक्टेड बट ड्यू टू स्केल इट इज अफेक्टेड। जैसे कि हम लोगों ने रेंज और मीन डेविएशन में देखा था, यहाँ पे भी सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y mod ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर ये चीज। फिर बात करते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस पे भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आईसी के मॉडल में मिल भी जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अपना क्या बनता है, √n1 इंटू s1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 n2 का मतलब क्या कि दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। s1 s2 का मतलब क्या, दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन। और d1 का मतलब होता है D1 और D2 का मतलब होता है डेविएशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। D1 और D2 कैसे निकालेंगे, देखिए D1 हम लोग निकालेंगे x1 बार माइनस x बार।
कहने का मतलब जो फर्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका मीन माइनस कंबाइंड मीन, दिस इज कंबाइंड मीन, ठीक है, दिस इज कंबाइंड मीन। और D2 कैसे निकालेंगे, x2 बार माइनस x बार, ठीक है, x2 बार का मतलब जो सेकेंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका मीन माइनस कंबाइंड मीन। क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ के रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इट विल बी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर एकदम। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज डिफाइंड किस तरीके से, रिजिडली। उसके अंदर दूसरा क्या, इट इज इजी टू कंप्यूट, आसानी से हम लोग इसको कंप्यूट कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सेम प्रॉपर्टी जैसे हम लोग मीडियन में पढ़ते थे कि अगर यदि ये तुम्हारा फ्लक्चुएशन जो होता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन दैट इज एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में अगर यदि चेंजेस है तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसको मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अगर एब्सेंट भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट हैज नो डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इट इज बेस्ट मेजर फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि मीडियन जो होता है दैट इज बेस्ट मेजर ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन पूरी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।